हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लोगों के लिए लुसेंट का आरआरबी रेलवे के लिए जो इन्होंने प्रीवियस से पूरा बनाया हुआ है उसका मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा। उसके सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे लेक्चर में उसके पढ़ाऊंगा जो कि वन लाइनर टाइप के होंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा आपका प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के वन लाइनर जो कि सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये रेलवे में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो 2021 में हुआ था रेलवे टीयर 1 उसका, या चाहे जितने भी हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में हुए हों, चाहे ग्रुप डी में हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हुए पेपर हैं, उन सभी का ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है प्राचीन हिस्ट्री का। आपका पहला क्वेश्चन दिया है वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन से वेद हैं, तो कौन कौन से हैं वे? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। ठीक, ये 4 वेद हैं। और जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद, और जो सबसे नवीनतम वेद है वो कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक, अब आगे दिया है वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं। तो वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में रचित किए गए हैं। आगे दिया है अगला क्वेश्चन, किसे श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का प्रथम पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदुओं का प्रथम पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो जो सबसे अभी मैंने बताया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1028 श्लोक। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गायत्री मंत्र का उद्गम दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो ऋग्वेद से हुआ। और किस मंडल में जिक्र है गायत्री मंत्र का, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है। तो किस देवी को समर्पित है, तो सावित्री देवी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किसमें की गई है, तो सामवेद। अब देखिए आप याद कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ संगीत है, तो संगीत का जिक्र किसमें है, देखिए संगीत यहाँ स स्टार्ट है पहला शब्द, और सामवेद का भी स है। तो आप इससे याद रिलेट कर सकते हैं कि संगीत का जिक्र किसमें है, तो सामवेद में। अगला है गोपद ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है। तो जो गोपद ब्राह्मण है दोस्तों किस वेद से संलग्न है, तो अथर्ववेद से संलग्न है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। पूछा आपसे कि यजुर शब्द का अर्थ क्या है, तो यजुर मतलब होता है समर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस वेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र दिए गए हैं। तो किस वेद में दिए गए हैं, तो अथर्ववेद में। देखिए अथर्ववेद में दोस्तों किसका जिक्र है, तो जादू टोना का। और संगीत का जिक्र किस में है, तो सामवेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वेदों का जो पुनरुद्धार किया था किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का उद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की रचना कब की गई थी। तो उपनिषद की रचना दोस्तों कब की गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का क्या विषय है, तो हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि एवं मानव का सामाजिक व्यवहार, ये सारा उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। ठीक, अगला क्वेश्चन है संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक, अगला क्वेश्चन है संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह दर्शन किसमें समाविष्ट है। तो उपनिषद में यह दर्शन समाविष्ट है। ठीक, अब एतरे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एतरे क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एतरे क्या है,
तैतरेय उपनिषद है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? पीछे इसका जिक्र है तो मुंडको उपनिषद से है। ठीक, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है और ऋग्वेद की संख्या कितना है? 4 है। ठीक, और उसमें कुछ श्लोक कितने हैं ऋग्वेद में? तो 1028 श्लोक हैं। ठीक, और जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? तो उपनिषद 6 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि। ये कई बार रेलवे का तो पेटेंट क्वेश्चन है कि पुस्तक से पूछता है, तो ये सारे पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के रचनाकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कालिदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो दिया है आपका अभिज्ञान, शाकुंतलम और कुमार संभवम। दोस्तों बस दो ही इसमें पुस्तक का नाम लिखा है, लेकिन कालिदास ने करीब इन्होंने 5 से 7 पुस्तकें लिखी हैं। मैं आपको बता देता हूं उनका नाम क्या, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली तो हो गई अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर कुमार संभवम हो गई, फिर ऋतु संहारम है, फिर विक्रमोर्वशीयम है, फिर उनकी जो है कि मेघदूतम है और रघुवंशम है, फिर मालिकाग्निमित्रम है। ये सारे इनकी बुक हैं, करीबन 5 से 7 बुक हैं कालिदास की। ठीक, अगला क्वेश्चन है कादम्बरी की रचना किसने की है? तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा? अभी मैंने बताया कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसने लिखी जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है? तो कल्हण लिखी। ठीक, और राजतरंगिणी में कितने तरंग है दोस्तों? तो कुल 8 तरंग है राजतरंगिणी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ष के दरबार में आए वेनसांग ने अपना यात्रा स्मरण किस नाम से लिखा? जिसने लिखा था CU की नाम से। ठीक, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और विशाख दत्त की एक और पुस्तक है, उसका नाम क्या है? देवकी चंद्र गुप्तम। क्या नाम है? इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। मुद्रा राक्षस इनकी विशाख दत्त की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम, इनकी एक और पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और एक राजा की कहानी चित्रित करता है, उस राजा का नाम क्या था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस राजा का नाम क्या था? तो राजा दुष्यंत थे। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण किसने लिखा? तो संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण किसने लिखा था? तो महर्षि पाणिनि ने लिखा था व्याकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा है। दोस्तों जितनी बुकें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से इसे देखिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। या इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को आप 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, कभी भूलेंगे नहीं। 3 से 4 बार आप देख लिए तो। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक हैं कौन? शूद्रक दोस्तों। अगला है रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो हर्ष हैं रत्नावली पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है विख्यात पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है दोस्तों। और इस मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके शासन के बारे में लिखा है इसने। ठीक, अगला क्वेश्चन है जातक प्राचीन पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, RRB NTPC Tier 2 के लिए और RSC ग्रुप डी के लिए। ठीक, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इन सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? ये कौन थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। कौन कौन से लोग थे वे? बौधायन, मानव, अपस्तंभ, कात्यायन, ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है
किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी में मुद्रा राक्षस का नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक, अगला क्वेश्चन है न्याय सूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो न्याय सूत्र के लेखक हैं महर्षि गौतम दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक्चुअली क्या है, न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन कहें। ठीक, तो न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने लिखा, और भी कई दर्शन है, मैं उसको बोल देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो एक दर्शन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन को किसने लिखा है? तो महर्षि कपिल मुनि ने लिखा है सांख्य दर्शन को, और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक, अगला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन को किसने लिखा है? तो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और न्याय दर्शन मैंने बताया दिया कि महर्षि गौतम ने लिखा है, यहाँ पर दिया है। और अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन को किसने लिखा है? तो कणाद ने लिखा है। एक और दर्शन है, इसका नाम है मीमांसा। तो मीमांसा को किसने लिखा है? तो महर्षि जैमिनी ने लिखा है मीमांसा दर्शन। ये दर्शन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन को किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा है। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने लिखा है। यहाँ पर है न्याय दर्शन, वैशेषिक है कणाद दर्शन, मीमांसा है जैमिनी। ये सारे दर्शन हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मत विलास प्रहसन किसने लिखा है? तो मत विलास प्रहसन किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मन ने लिखा है मत विलास प्रहसन दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है संस्कृत भाषा में रचित ऋतु संहार के लेखक कौन थे? तो मैंने अभी बताया दिया था वहाँ पर कालिदास की सारी कृति के बारे में। तो कालिदास ने ऋतु संहार लिखा, और ऋतु संहार किसमें लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है ऋतु संहार। ठीक, अगला क्वेश्चन है कथा सरित सागर किसने लिखा था? तो कथा सरित सागर किसने लिखा था? तो सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है किस महाकाव्य का नाम प्रारंभ में जय संहिता था? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए टीयर 2 में इससे क्वेश्चन तो आने तय हैं। ठीक, किस महाकाव्य का प्राचीन नाम जय संहिता है? तो महाभारत का नाम जय संहिता प्राचीन नाम था। ठीक, अगला क्वेश्चन है अमर भारती महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता किसने भागवत गीता सम्मिलित है? तो महाभारत में सम्मिलित है भागवत गीता। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता की रचना मूलतः किस भाषा में की गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता की मूलतः जो रचना की गई थी वे संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित भाषा और पद्धतियाँ वेदों से मिलते जुलते हैं? तो किस से मिलते जुलते हैं धार्मिक ग्रंथ? तो वे जिंद अवस्था से मिलते जुलते हैं, वेदों से मिलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस की वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है, तो किसका उल्लेख होता है? तो वासुदेव का उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन है पुरालेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का अध्ययन है दोस्तों। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक, अब दोस्तों कई और महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिनको मैं बोल देता हूँ, आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक शिलालेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको किसने लिखा है? तो कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है। अगला है कि गिरनार जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसको किसने लिखा है? तो रुद्रदामन ने लिखा है। अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख को किसने लिखा है? तो गौतमी बलश्री ने लिखा है। ठीक, अगला है प्रयाग स्तंभ किस राजा संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से है। इहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख दोस्तों प्रतिहार नरेश बोस से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। और एक और है वो है देवपाड़ा अभिलेख, वो इसे बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा था। तो जो शिलालेख हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने तय हैं। तो मैंने बोल दिया जितने उन सभी शिलालेखों को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला है शिलालेख है, देखिए एओल का दे दिया आगे कि एओल शिलालेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में ठहरा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ठहरा था और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन है फायान कहाँ का निवासी था, तो फायान कहाँ का निवासी था, तो वो चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है विदेशियों में भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो कौन आया था, तो वो मेगास्थनीज आया था भारत में सबसे पहले। ठीक, अगला क्वेश्चन है मशहूर चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा का यादगार कहाँ स्थित है, जो मशहूर चीनी यात्री वेनसांग आया था वो उसका यादगार स्थान कहाँ है, तो वह नालंदा आया था पढ़ाई करने के लिए। ठीक, तो और किसके दरबार में रहता था, आया था, तो वे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग। ठीक, अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे, तो आर्यभट्ट क्या थे प्रसिद्ध, तो यह गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि थे, तो ये क्या थे, एक व्याकरण थे, इन्होंने व्याकरण लिखा था महर्षि पाणिनि ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है ऐसे इधर से लेकर कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं तरफ जाते हैं, उसी तरह से एक लिपि थी खरोष्ठी लिपि जो प्राचीन भारत में लिखी जाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो था पूरा प्राचीन इतिहास। अब मैं बात करता हूँ प्राग ऐतिहासिक काल की, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। तो भारत में पूरा पाषाणिक मानव माने जाते थे, तो वो क्या माने जाते थे, तो ये आदि मानव माने जाते थे, पूरा पाषाणिक मानव। ठीक, मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः थे शिकारिक संग्रहक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार था उनके मनोरंजन का साधन। अगला क्वेश्चन है किस कारण से पूरा पाषाण युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका, तो किस कारण से हुआ, तो अनाज की उत्पत्ति के कारण पूरा पाषाण काल युग का परिवर्तन किस में हो गया, नवपाषाण युग में हो गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन लोगों ने किसके प्रयोग से औजार का आकार बनाया था, तो किसके प्रयोग से बनाया था, तो पत्थर के प्रयोग से औजार बनाया था। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम धातु कौन सी थी जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया था, तो तांबा थी वो प्रथम धातु। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था, तो कौन सा पशु था, तो कुत्ता था नवपाषाण काल में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था, तो ग्रीकों ने किया था। दोस्तों अब मैं बात करूंगा आप सभी लोगों के लिए सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता, आपके एग्जाम में से आना क्वेश्चन तय है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता का वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो यह कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहाँ तक पहुँचा दिया था, तो 2500 ईसा पूर्व तक पहुँचा दिया था। ठीक, और दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1920 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कब पुष्पित हुई थी, तो कब हुई थी, 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान यह अस्तित्व में थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी, अभी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि, देखिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे, जबकि जो आर्य थे वे कैसे थे, ग्रामीण थे। तो इसीलिए कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो गैर आर्यन थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे शहरी थे, जबकि आर्य कैसे थे, तो वे ग्रामीण थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की
प्रमुख विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो नगर योजना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो जली हुई ईंटों के मकान, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के बारे में प्रमुख माध्यम है, तो क्या है, पुरातात्विक उत्खनन ये प्रमुख माध्यम है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग का उपयोग के लिए जाने जाते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या उपयोग करते थे, वे स्वर्ण का उपयोग करते थे, चांदी का, ताम्र का, कांस्य का, किंतु वे लोहे से वाकिफ नहीं थे, वे लोहे का उपयोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों कुछ एडिशनल जानकारी मैं वो बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये उत्तर पॉइंट है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थान है वो कौन सा है, तो मांदा है। मांदा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है, तो वे चिनाब नदी के किनारे। और जो सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, दाइमाबाद है। ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे। और जो इसके पूर्व का सबसे पूर्व का स्थान है वो कौन सा है, तो वह आलमगीर है। किस नदी के किनारे है, तो इंडियन नदी किनारे। और ये कहाँ पर है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में। और इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो है औसत कोदड़। कहाँ पर है दोस्तों, तो ये बलूचिस्तान में। और किस नदी किनारे स्थित है, तो वह दास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये एडिशनल जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ये पीछे दिया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय लोग मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते थे, तो कांसा का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि और व्यापार इनकी जीविका का मुख्य साधन था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो सिंधु घाटी से मुख्य धंधा था वो क्या था, व्यापार था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग कहाँ से व्यापार करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है, तो भगवान शिव की आकृति चित्रित है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा स्थित है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, और हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एडिशनल जानकारी दे देता हूं आपको। जो हड़प्पा है दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखा था, तो चार्ल्स मेसन ने देखा था हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। ठीक, अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 2500 के आसपास जहां हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम के नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई थी, तो किसकी बनी हुई थी वो आकृति, तो कांसा की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और किस स्थान पर है मोहनजोदड़ो, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नदी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के। मैंने इसको बता ही दिया कहाँ पर है, तो ये सिंध नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक, अगला क्वेश्चन है मृतकों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो कौन प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो मृतकों के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी, तो कौन सी थी, महान अन्न भंडार सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग कैसे थे, तो वे शहरी थे। अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर ये आयात की महत्वपूर्ण वस्तु थी दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय प्राप्त है तो किसे प्राप्त है? तो हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो किसके बने थे? तांबा, कांसा और टीन के मुख्यतः बने होते थे हड़प्पा सभ्यता के हथियार। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था? तो कहाँ पर मिला था? वो मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिला है? जो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल कोठार था वो कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन है, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वे भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कि किस शहर से सुदृढ़ किला नहीं मिला था? तो कहाँ से नहीं मिला था? तो चौंदड़ो से नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है दोस्तों गुजरात में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो जो बंदरगाह नगर था वो कौन सा था? तो लोथल था दोस्तों। और जो लोथल है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये स्थान कहाँ पर है लोथल? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये लोथल स्थित है। ठीक, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था तो लोथल था, अभी मैंने बता दिया आपको। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला दोस्तों। अभी कालीबंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों जो कालीबंगा है तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? तो कालीबंगा स्थित है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पन स्थल अग्नि देवी के प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो कालीबंगा प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने बता दिया कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? बालाकोट भारत में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का पूर्वी सीमा को व्यक्त करता है? तो मैंने भी बताया था आपको एडिशनल जानकारी में, पूर्वी सीमा कहाँ पर है? आलमगीर में है। उसका जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकोदड़ में है। और जो इसका उत्तरी बिंदु है वो मादा में है। और जो दक्षिणी बिंदु है कहाँ पर है? दाइमाबाद में है। अगला है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंडस लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो जो इंडस लोग थे वह पीपल वृक्ष की पूजा करते थे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए प्राचीन इतिहास की वीडियो बना रहा हूं। मैंने पार्ट 1 का लेक्चर डाल दिया है। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 का लेक्चर लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। चलिए वैदिक सभ्यता शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस वर्ष उभरे थे? यहाँ भारतीय पटल पर भारत में आर्य कब आए थे? भारत में आर्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में, आक्रमण के पर्पज से वो आए थे भारत। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए थे, वह सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर बसे थे वे? तो पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन किसकी सभ्यता में उत्पन्न हुआ था? तो आर्यों की सभ्यता में उत्पन्न हुआ।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाता था, तो कैसे निर्धारित किया जाता था, तो उसकी क्षमता से निर्धारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में किसे सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया था, तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था क्या थी। आश्रम व्यवस्था क्या थी, देखिए क्या है, विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन ही आश्रम व्यवस्था थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण कौन सा था, तो ब्रह्मचर्य था। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, आश्रम पद्धति में मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में विभक्त किया गया था, इनमें से तीसरा चरण कौन सा था, तो वानप्रस्थ था तीसरा चरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका क्या थी, तो वैश्य की भूमिका क्या थी, व्यापार एवं कृषि करना वैश्य की मुख्य भूमिका थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक कार्यों का मुख्यतः धर्म क्या था, तो उनका धर्म मुख्यतः क्या था, तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ कराना इनका धर्म था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो प्रकृति की उपासना इनका मुख्य लक्षण था वैदिक धर्म का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है, कि जड़ें थीं, क्या थी जड़ें इनकी, ऋग्वैदिक काल में इनकी जड़ें थीं। अगला क्वेश्चन है, उस ऋग्वैदिक देवता का नाम बताइए जो ऋतु अथवा शिष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है, तो वह कौन है, वरुण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो जो पूर्व आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे प्रमुख देवता ऋग्वेद में। ठीक। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मैंने ऋग्वेद पीछे पढ़ाया था, तो वेद पूरा पढ़ाया था, तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है, तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित हैं, तो किसमें वर्णित हैं, तो वेद में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वैदिक युग में सर्वप्रथम लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है, तो व्रीहि जो शब्द यूज किया गया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्रीहि चावल के लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, तो व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर किया गया था 4 वर्गों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक नदी वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है, तो वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम। ठीक। रावी का वैदिक नाम क्या है, तो रावी का क्या नाम है, परसड़ी है। दोस्तों और भी कुछ नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम क्या था, मैं उनको बता देता हूँ। तो देखिए, झेलम था, झेलम को हो गया, इसका प्राचीन नाम क्या था, वितिस्ता। एक और नदी है वो है चिनाव, चिनाव का वैदिक नाम क्या था, अस्किनी था। रावी का वैदिक नाम क्या था, परुसड़ी था। सतलुज का वैदिक नाम क्या था, सतुद्री। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या था, विपाशा था। ठीक। और गंडक का वैदिक नाम क्या था, सदानीरा। और दोस्तों ये तो वैदिक नाम हो गया, और एक नदी है यमुना जिसका प्राचीन नाम क्या था, तो कालिंदी इसका प्राचीन नाम था। ठीक। आगे चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा चलन में नहीं थी, तो द्विविवाह विवाह ऋग्वेद में प्रचलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो जातक वैदिक। अगला क्वेश्चन है, उच्च जाति वर्ण में दूल्हे और नीची जाति वर्ण की दुल्हन के बीच हुए विवाह को कहते थे अनुलोम विवाह। क्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि उच्च जाति वर्ण की अगर दूल्हा जो उच्च जाति वर्ण का और दुल्हन जो नीची वर्ण जाए तो उसे अनुलोम विवाह करते थे, उस विवाह क्या कहते थे, अनुलोम विवाह। और दोस्तों अगर क्वेश्चन हो
कि अगर जो दुल्हन है वो ऊंची जाति की हो और दूल्हा नीची जाति का हो, तब उस विवाह को क्या कहते थे? तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक दोस्तों, ये आपका वैदिक सभ्यता ये कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा चैप्टर है वो है जैन धर्म। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन धर्म। जैन धर्म शुरू करने से पहले मैं कुछ एडिशनल जानकारी आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक, और इनसे पूछा जाता है जैन धर्म से कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे कौन थे? तो वे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक दोस्तों, और जो इनके 24वें तीर्थंकर थे तो ये महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म का पहला है वो पाटलिपुत्र में, लेकिन आपसे कई बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का राजगिरी में हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म का तो याद किए रहते हैं लेकिन जैन धर्म का याद नहीं करते हैं, तो आप लोग उसको भी राजगिरी में ही मार देते हैं आंसर। ठीक, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि जो बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था वो राजगिरी में हुआ था और जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, क्या दिया है पहला क्वेश्चन आपका? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक, मैंने बता ही दिया इसको। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव ही थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक, अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेख करता है? तो कैवल्य के रूप में यह उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया था? तो 468 से 546 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? तो पावापुरी। ठीक, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? तो भगवान में विश्वास या जैन धर्म में के उपदेश में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैन और बौद्ध धर्मों में क्या समान होता था जैसा इसमें समान होता था कि? अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जो जैन संत गुमतेश्वर की है कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला में गुमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाई थी? तो चामुंड राय ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये रहा आपका जैन धर्म। अब शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको एडिशनल जानकारी देता हूं। तो देखिए बौद्ध धर्म की एडिशनल जानकारी क्या है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। और आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम क्या था? सुधेदन था और यह शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक से दिखाया गया है? तो दिखाया गया आपका वो कमल एवं सांड से। और पूछा था उनका गृह त्याग किस प्रतीक से दिखाया गया है? तो घोड़ा से। और उनका जो ज्ञान है वो किससे दिखाया गया है? तो पीपल के वृक्ष से दिखाया गया है। और उनका जो निर्माण है वो किससे दिखाया गया? पद्म चिन्ह से। उनकी मृत्यु किस प्रतीक से दिखाई गई है? तो स्तूप से दिखाया गया। बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन हुए थे। उन 4 सम्मेलन को पहले देख लेते कहाँ कहाँ हुए थे। तो पहला हुआ था राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। दूसरा सम्मेलन हुआ था वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कामी थे। और तीसरा सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके शासनकाल में हुआ था तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मोगली पुत्र स्तिस के ने उसकी अध्यक्षता की थी। और लास्ट और चौथा कौन सा हुआ था? ये कुंडल वन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। अब चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? गौतम बुद्ध किस शताब्दी में पैदा हुए थे? तो छठी शताब्दी बीसी में पैदा हुए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्त्र के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे गौतम बुद्ध के पिता, और ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। महामाया कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? मैंने बता ही दिया था कि इनके गृह त्याग क्या क्या प्रतीक था? घोड़ा था। ठीक। और इनका जो जन्म था वो कमल और सांड इनका प्रतीक था जन्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति को किस प्रतीक से दिखाया गया था? तो पीपल के वृक्ष से। ठीक। आगे देखिए दिया भी है, बोधि वृक्ष का नाम बताइए जिनके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल का वृक्ष था, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? पवित्र स्थल है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिया था। और सारनाथ का एक दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें संग्रहित है? तो सुत्त पिटक में संग्रहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किनसे था? तो विचारों एवं चरित्र की शुद्धता से था। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने साधारण लोगों की भाषा में अपना उपदेश दिया, वह भाषा क्या थी? तो भाषा थी पाली भाषा। अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया था। तो गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया था। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया? तो मल्ल दल के गणतंत्र में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने क्या विहित किया था? तो अष्टगुण पथ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य लिखा गया था, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं? तो बौद्ध साहित्य के ये उदाहरण हैं। कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के ये उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो एकेश्वर में विश्वास से। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है बुद्धवाद से। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के स्मृति शेष कहाँ संरक्षित है? तो स्तूप में संरक्षित है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बुद्ध के अवशेषों पर। प्राचीन काल में बिहार का मतलब क्या था? बौद्ध मठ था बिहार का मतलब। ठीक। हीनयान या महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। बौद्ध पंथ जिसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजनीय बताया गया वह है हीनयान। जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है उसने भगवान बुद्ध को पूजनीय बताया है। ठीक दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजगीर या राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था? तो अजातशत्रु था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के मरणोपरांत हुए बौद्ध सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बता ही दिया आपका कि महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? इसको भी मैंने बता दिया कि पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र के क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक योगदान है? तो कला और साहित्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों किसके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किया? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे इन दोनों के उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध थे? तो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित स्थलों का सही क्रम है कपिलवस्तु। देखिए कौन कौन सा है? कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 स्थल थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो नालंदा इनका मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध से। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? तो बुद्ध काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्र भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, कई एग्जामों में आया हुआ है। तो कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काट कर बनाए गए एक बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो अजंता गुफाएं जिन्हें काटकर औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक दोस्तों, काटकर एक भित्ति चित्रकारी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खंबालिदा बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस जिले में पाई जाती हैं? तो यह राजकोट में पाई जाती हैं। ये बौद्ध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रसिद्ध बौद्ध रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये तीनों जो है उड़ीसा में। अब देखिए इन तीनों के लास्ट में गिरी गिरी आया है, तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिलिंदपनो है। तो मिलिंदपनो क्या है? एक पाली ग्रंथ है, मिलिंदपनो। अब दोस्तों ये रहा आपका बौद्ध धर्म। अब हम अपने शैव धर्म के बारे में देखते हैं कि शैव धर्म क्या था। तो शैव धर्म से आपका पहला क्वेश्चन है, नयर नार संबंधित हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया कि नयर नार किससे संबंधित थे? तो यह शैव संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। ठीक। शैव मतलब होता है दोस्तों भगवान शिव के जो उपासक थे उन्हें शैव धर्म कहा जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है? दोस्तों तो मत्स्य पुराण से मिलता है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे? तो लकुलिश थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ किस संप्रदाय की स्थापना किए थे?
तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। अगला धर्म है दोस्तों वैष्णव धर्म। ये वैष्णव धर्म किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है? तो सनातन धर्म को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो शंकराचार्य ने चलाया था भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच में। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो यह जयदेव के द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अगला धर्म है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से 2 क्वेश्चन आया था। कौन कौन से हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद, जिसे हम ईद बोलते हैं। ठीक, कौन सी इस्लामी शाखा पैगंबर के जमाई अली को मुस्लिम समुदाय के वैध नेता के रूप में मानती है? तो कौन सी मुस्लिम समुदाय है? तो शिया जो हैं वो जो मोहम्मद साहब के दामाद थे जमाई अली, जो अली थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनको जो है शिया संप्रदाय के लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म दोस्तों। भारत के किस स्थान में यह माना जाता है कि ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे? तो भारत में किस स्थान पर आए थे सबसे पहले? तो केरल में आए थे। अगला क्वेश्चन है किसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो बेथलेहम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों अगला हमारा जो साम्राज्य है वो मगध राज्य का उत्कर्ष है। ये अगला पॉइंट है मगध राज्य का उत्कर्ष दोस्तों। अब देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मगध राज्य में आपका अतीत का मगध राज्य लगभग किसके भौगोलिक समरूप की तरह था? तो आधुनिक बिहार के समरूप था। अगला क्वेश्चन है मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी थी तो राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बिंदुसार जो है बिंबिसार बुद्ध के शासन का। दोस्तों 2 चीज़ें दोस्तों, जो बिंबिसार हैं ये मगध राज्य से और एक आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य शासन काल से, मगध राज्य में बिंबिसार हैं लेकिन जो मौर्य शासन काल में वो कौन है? बिंदुसार है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? तो गौतम बुद्ध का जो मित्र था वो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजातशत्रु था दोस्तों। अजातशत्रु ने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने कर दी थी। तो इन क्वेश्चन को पढ़िए कि मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अजातशत्रु बना था। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताया था? तो उदयन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी? तो शिशुनाग ने स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों सिकंदर। विश्व प्रसिद्ध सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु था सिकंदर महान का गुरु। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो सिकंदर महान था। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस दर्रे से हुआ था? तो खैबर दर्रे से हुआ था आक्रमण
प्रथम विदेशी आक्रमण दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई, या इसी को हम वितिस्ता की लड़ाई भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने पोरस को 326 ईसा पूर्व में किस लड़ाई में पराजित किया था? तो एडेस्पीच की लड़ाई में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर हुआ था? तो युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण काल में किसके साथ युद्ध किया था? तो पोरस के साथ आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास पार करके पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह मगध की सेना से डर गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो कौन सी थी? ये ब्यास नदी थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण का सही तिथि क्रम है? तो पहले कौन आक्रमण किए थे? तो आर्य किए थे, फिर यूनानी किए थे, फिर कुषाण किए थे, फिर हुड़ किए थे। ये भारत पर आक्रमण का सही तिथि क्रम है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य दोस्तों। तो देखते हैं अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा था दोस्तों? तो मेगास्थनीज को भेजा था दोस्तों। मोस्ट इसमें 3 क्वेश्चन हुए कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक दोस्तों, और ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भेजा था? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था दोस्तों। ठीक, यह भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों आप लोग जानते होंगे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये किसे? ये कौटिल्य, यही जो चाणक्य है इनका 3 नाम था। एक तो चाणक्य है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम है इनके चाणक्य के। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था, ये चाणक्य ही थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर महान ग्रंथ है? तो शासन पर महान ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो बृहद कथा कोश में मिलता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन का त्याग करके किस जैन साधु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे? तो भद्रबाहु के साथ चले गए थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है 3री शताब्दी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया था? तो श्रवणबेलगोला में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो मौर्य राजवंश से था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक दोस्तों, बिंदुसार के 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने वाला किसने माना था? तो कौटिल्य ने माना था कि बिंदुसार 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने वाला है। अगला क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो मौर्य राज्यवंश से संबंधित थे अशोक। अगला क्वेश्चन है शीर्षक देव नाम पिया प्रियदासी
किस भारतीय राजा के साथ संबंधित है? तो अशोक के साथ संबंधित है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसके दौरान बनाया गया था? तो मौर्य सम्राट के दौरान, मौर्य साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो तक्षशिला भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन अभिलेखों की लिपि सामान्यता थी, कैसी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वो कौन सी है? तो वह है प्रियदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो किस शिलालेख में किया गया है? भाद्रू शिलालेख में किया गया है अशोक की धम्म नीति का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जा सकता है? तो स्तंभ अभिलेख पर देखा जा सकता है। और कलिंग का जो युद्ध था ये किस स्तंभ में था? तो ये 13वें स्तंभ में इसका जिक्र है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? तो संघमित्रा को विदेशों में भेजा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राचीन सम्राट ने कलिंग युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की? तो अशोक ने जीत हासिल की थी। कलिंग का राजा कौन था? तो खारवेल था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी? तो खारवेल के शासनकाल में लड़ी गई थी। खारवेल और अशोक के बीच में लड़ी गई थी कलिंग की प्रसिद्ध युद्ध दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने एवं उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया एवं मिस्र में भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की लाट जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। मैंने बता दिया आपको। प्रसिद्ध दामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का अभिलेख से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बनाया गया था? तो अशोक के समय में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य प्रांत में विदेशी राज्यपाल ग्रीक यवन था? विदेशी राज्यपाल ग्रीक यवन था। तो सौराष्ट्र प्रांत में था। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो कुणाल था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पड़ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर किससे संबंधित हैं? तो कुम्हरार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज में खुदाई में निकली यक्षी की मूर्ति अब पटना संग्रहालय की मूल्यवान संपत्ति जो उदाहरण है मौर्य काल का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा प्राचीन शहर है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्राचीन हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूं। मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं।
चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मगध पर मौर्यों के बाद किसने शासन किया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मगध पर मौर्यों के बाद किसने शासन किया था, तो शुंग शासकों ने शासन किया था। और शुंग शासन का संस्थापक किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की, जिसमें मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। तो किसने लिया था मौर्य साम्राज्य का स्थान, तो शुंग वंश ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय के सभा के कवि कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के सभा के कवि थे रवि कीर्ति। दोस्तों और एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख कारण क्या था, यज्ञ करने वाले राजा को श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था, तो किसका शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक थे, तो वे सातवाहन वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी पैठान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सातवाहन साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था, तो सातवाहन साम्राज्य का सबसे बड़ा जो शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था सातवाहन साम्राज्य का। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा वंश है, अगला है भारत में यवन। तो दोस्तों भारत में यवन जो है ये है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीक रोमन कला ने डैश में स्थान पाया था, तो किस में पाया था, तो गांधार कला में स्थान पाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, तो किसने अंगीकार किया था, तो मिनांडर ने अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है शक। अगला शक के बारे में क्या है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे, तो रुद्रदामन थे भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुषाण वंश के बारे में है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कुषाण वंश से रिलेटेड, भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था, कुषाण साम्राज्य की स्थापना। अगला है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों ये तो शक काल है, शक संवत है, और कई बार आपसे पूछता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो विक्रम संवत की दोस्तों शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में। इसीलिए पूछता है कि शक संवत और विषम संवत के बीच का अंतर कितना होता है, तो इन दोनों को आप जोड़ना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, 78 और 58 को जोड़ेंगे, तब जाकर के उनका अंतर आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 136 साल का। लेकिन बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इनमें से इसको घटा देते हैं, तो वो आंसर अपना 20 मार्च जो कि गलत होगा। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना होगा, 136 साल का अंतर होगा शक संवत और विक्रम संवत में। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था शक संवत। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर में थी। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसकी दरबार में शोभा थे, तो किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में। दोस्तों कनिष्क के दरबार में दोस्तों अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वो चरक था। दोस्तों अब इससे आप एक रिलेटेड ट्रिक भी याद कर सकते हैं, मैंने अपने शॉर्ट में डाला, शॉर्ट वीडियो में, अचानक। तो दोस्तों अचानक से क्या ट्रिक बनती है, अ से होता है अश्वघोष, च से चरक, न से नागार्जुन और क से कनिष्क, यानी कि कनिष्क के दरबार में
अ से अश्वघोष, च से चरक और न से नागार्जुन, ये 3 लोग कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है, किस मुनि ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था? तो किस मुनि ने लिखा था? तो चरक मुनि ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध औषधि पद्धति से कौन संबंधित है? तो चरक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो सबसे पहली बार जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे किसके शासनकाल में किए गए थे? तो कुषाण के शासनकाल में शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था दोस्तों वो वास्तुकला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन किया था? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया था दोस्तों। बौद्ध धर्म में दो पंथों में बटा हुआ, महायान और हीनयान में। दोस्तों आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कला की जो गांधार शैली का विकास दोस्तों कुषाण के शासनकाल में हुआ था, कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीयों के उपनिवेशिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का स्पष्ट प्रमाण अंकोर वाट मंदिर में दिखाई देता है। वह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर में आयोजित बौद्ध धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के कार्यकाल में जो कश्मीर में बौद्ध धर्म सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध परिषद हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है तो ये कुषाण राजवंश संबंधित है कुषाण राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल के दौरान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेशम का आविष्कार पहली बार कहाँ हुआ था? तो रेशम का आविष्कार दोस्तों पहली बार चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित गांधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से कुषाण राजवंश के दौरान निखरी। किस राजवंश के दौरान निखरी थी? तो कुषाण राजवंश के दौरान निखरी थी। अगला क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो श्री गुप्त था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराज राज की उपाधि से विभूषित किया गया तो वो कौन राजा था जिसे महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो कौन था वो राजा? तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी ने किसके दरबार की शोभा बढ़ाई थी? जो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र किनके महाकवि थे? तो हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के महाकवि थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शासकों में किन्हें कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन थे? तो इनकी इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिश्चंद्र थे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है? तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों वो नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष पाए गए थे दोस्तों कहाँ पाए गए थे? तो नालंदा में पाए गए थे। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो पीछे बात हो गई थी किसने स्थापित किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला नगर क्यों प्रसिद्ध थे? तो किस लिए प्रसिद्ध थे? वहाँ काफ़ी बड़े विश्वविद्यालय थे। नालंदा और तक्षशिला में ये दोनों बहुत ही बड़े विश्वविद्यालय थे। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हुड़ों को परास्त करने वाला अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्त राजा कौन था? तो स्कंदगुप्त था जिसने हुड़ों को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध दोस्तों किससे है? भानुगुप्त से है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, शासकों का सही क्रम बताइए जो गुप्त साम्राज्य के थे। तो पहले कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये हो गया इनका सही कालक्रम। अगला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो हुण आक्रमण के परिणाम के स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास थे गुप्त काल के कवि थे। कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो गुप्त के शासनकाल में, जो गुप्त काल के शासनकाल में हुए रहते थे। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृत कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग काल कहलाता है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहलाता है तो कौन सा काल कहलाता है? तो गुप्त काल जो है वह स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में हिरण्य क्या था? तो गुप्त काल में जो हिरण्य था वह एक कर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई थी? तो भारत में जो मूर्ति पूजा आरंभ हुई थी वह गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नागर वास्तुकला शैली सही रूप से कब प्रकट हुई थी? तो नागर वास्तुकला शैली दोस्तों सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था कब किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था अजंता गुफाओं का निर्माण। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कलात्मक चित्रकारी के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला वंश दोस्तों, अगला वंश आपका कौन सा है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की। तो आपका पहला क्वेश्चन है,
गुप्त वंश के विनाश के पश्चात, क्या क्वेश्चन है, गुप्त वंश के विनाश के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? तो किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अगला क्वेश्चन है, सिंहासन आरोही के बाद हर्षवर्धन ने कौन सा शीर्षक ग्रहण किया था? तो शिलादित्य का शीर्षक ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य का शासन का केंद्र कौन था? तो कन्नौज था। यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्ष ने जो अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कन्नौज में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किनके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, हर्ष के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष के समय में किस चीनी यात्री ने यात्रा की थी? तो वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो कौन शासक था? तो हर्षवर्धन था, जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़े मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो नालंदा में एक बड़े मठ की स्थापना हुई थी हर्षवर्धन के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में बंगाल का समकालीन राजा कौन था? तो शशांक था, हर्ष के शासन काल के समय का राजा। अगला हम बात करते हैं, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे इसने पराजित किया था हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। हम देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल, चेर, पांड्य वंश किस काल से संबंधित है? तो ये संगम काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की जो भाषा थी दोस्तों वो कौन सी थी? तो तमिल थी उनकी भाषा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वह कौन सा शासक था जिसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो चोल शासक थे जिनके पास शक्तिशाली सेना थी। अगला क्वेश्चन है, चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्थानीय स्वशासन था। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय में सारे अधिकार दिए गए थे? तो चोल शासक के काल में ग्रामीण समुदाय को सारे अधिकार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो केंद्रीय प्रशासन के लिए वे प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र चोल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राजा राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के तंजौर में है। कई बार एग्जामों में आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्कन के प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने सेना के साथ बंगाल की खाड़ी पार करके श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह और अर्चिपेलागो सहित अनेक समुद्र पार राज्यों को अपने अधीन कर लिया था? तो वो कौन से हिंदू राजा थे? तो राजेंद्र
चोल थे, राजेंद्र चोल प्रथम थे, जिन्होंने श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कई समुद्र पार करे कई देशों पर उन्होंने अधिकार किए थे। अगला क्वेश्चन है, किताब पारा केसरी और राज केसरी किस राजवंशों के राजाओं द्वारा ग्रहण किया गया था? तो चोल राजाओं के द्वारा यह ग्रहण किया गया था। कौन कौन सा किताब? पारा केसरी और राज केसरी। किताब मतलब होती है दोस्तों उपाधि। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल सम्राट को स्वर्णपड़ पर लिखा वर्मा के राजा क्याजित्या का पत्र प्राप्त हुआ था? किस चोल राजा को प्राप्त हुआ था? तो कुलोंग तुंग को प्राप्त हुआ था। जो चोल शासक, चोल सम्राट जो है स्वर्ण पत्र पर वर्मा के राजा को भेजे थे, एक कुलोंग तुंग प्रथम को भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो चोल वंश ने किया था नटराज मूर्ति का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल में शासन किया था चेर शासकों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राजचोल ने विजय पाई थी। अगला क्वेश्चन है, बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा मंदिर, ये बिमल शाह द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के चोल चित्रकलाएं कहाँ के राजेश्वर मंदिर में पाए गए? तो तंजावुर के राजेश्वर मंदिर में पाए गए थे चोल चित्रकलाएं। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य से ज्ञात प्राचीन तमिल साहित्य की रचना करीब 2300 वर्ष पहले हुई थी। उसे संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के साहित्यों का मिश्रण था, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहा गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो तोल्काप्पियम यह चोल संगम युगीन की सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो अरिकामेंडु सबसे महत्वपूर्ण नगर था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे? तो चालुक्य राजवंश के थे पुलकेशिन। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों ने दिलवाड़े के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। अगला है, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क का मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो काकतीय वंश का साम्राज्य आया था चालुक्य साम्राज्य के बाद दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है, किस रानी ने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया था? तो किस रानी ने दर्शाया था? तो काकतीय वंश की रुद्रमा देवी। काकतीय वंश की जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपने को पुरुष रूप में दर्शाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को संरक्षण दिया था? तो कुमारपाल चालुक्य ने हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। पहला क्वेश्चन है, पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों से कटे हुए कुछ मंदिर जिनको सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो पल्लव शासकों ने कराया था सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण तो पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में श्रीलंकित हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक विशेषता थी? तो पल्लव शासकों की थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना भी पल्लवों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह
किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित जो स्मारक समूह है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्राचीन शहर महाबलीपुरम और आईहोल भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है महाबलीपुरम और आईहोल। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे? तो राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में बनाई गई थी बाहुबली की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलब द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था राष्ट्रकूटों को। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किससे संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट से संबंधित। जो एलिफेंटा में चट्टान काट करके बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर हैं उसको किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इलोरा के मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो इलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इलोरा है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया उनका प्रसिद्ध मंदिर। अगला क्वेश्चन है, इलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश ईस्वी के बीच में बनाया गया था? तो जो 34 गुफाओं का मंदिर था 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलोरा कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। महाराष्ट्र में है दोस्तों, अजंता, इलोरा, हाथी गुम्फा ये कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? तो त्रिमूर्ति संबंधित है एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं। तो अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती किनको दर्शाती हैं? तो विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्त तथा भगवान महावीर को दर्शाती है अजंता गुफाओं में जो मूर्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किनका चित्रण है? तो अजंता गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विशेषता क्या है? तो बुद्ध की करुणा इनकी मुख्य विशेषता है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो अजंता की चित्रकला जो है अनुकंपाशील बुद्ध से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध चित्रकलाओं की रचना कब हुई थी? तो 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम राजधानी किनकी थी? द्वार समुद्रम होयसलों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? तो द्वार समुद्रम मंदिर में होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो कांचीपुरम। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगली आपकी टॉपिक है दोस्तों, अगली टॉपिक क्या है? सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है इसका, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश कहाँ के शासक थे? तो पाल वंश जो है बंगाल वंश के शासक थे। और पाल वंश की जो स्थापना आगे दिया है दोस्तों, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? तो धर्मपाल था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाल शासक बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा, पीछे मैंने अभी बताया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद है, तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। जो असम राज्य आज है उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो कामरूप था। आगे हम बात करते अपने अगले राजवंश की, तो अगला राजवंश हमारा राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। हम देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। आपका इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था, तो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि कौन थे, तो चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि चंद्रवरदायी थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। जयगढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, तो नागर शैली। खजुराहो मंदिर जो है वह किस शैली में बनाया गया है, तो नागर शैली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने किया था, तो हवा महल का निर्माण दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, तो चित्तौड़गढ़ की किस वंश की राजधानी थी, तो सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, तो वह परमार वंश से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।